बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति। रूसी क्रांति। रूसी क्रांति देखो, यूरोप के बारे में आप सभी जानते हैं। यूरोप सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक। रूस में यह समीकरण उलट गया 1917 में अक्टूबर क्रांति। 1917 में अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ, जानना चाहते हैं ऐसा कैसे हुआ? तो रूसी साम्राज्य कैसा था? रूसी साम्राज्य कैसा था? 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका? जार निकोलस का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस का शासन था। पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था और मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, कौन सा? आज का फिनलैंड, जो आज फिनलैंड है, आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला था। कहां तक फैला था यह? प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था ये। और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। रूसी में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मनाने वाले बहुमत थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था? अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था? अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था? तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। किस में जुड़ा हुआ था? खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए क्या करती थी? आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। 85% जनता। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। फ्रांस, जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज्यादा अधिक नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगरी करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। उनकी वर्कशॉप के साथ साथ क्या थे? बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। कब चालू हुए थे? 1890 के दशक में चालू हुए थे बहुत सारे कारखाने। बहुत सारे। जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा।
इन कारकों के चलते हुए कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना, कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। 1900 तक जाते जाते कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। कैसी हो चुकी थी? बराबर हो चुकी थी। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को उन्मूलन में वेतन मिल रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, कहीं काम ज्यादा ना ले ले मजदूरों से। तो इसके लिए अधिकारी क्या करते थे? फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी। कितने घंटे तक? 15 घंटे तक खिंच जाती थी। और आज के समय में 12 घंटे की नौकरी होती है। हाँ, 12 घंटे की नौकरी करवाते हैं ना 10,000 रुपए में। पढ़ोगे नहीं ना तो चाय की दुकान पे लगोगे 5,000 रुपए महीना, है ना? या समोसे बेचोगे। चलो लड़के तो समोसे बेच लेंगे, लड़कियां क्या करेंगी? शादी कर लेंगे। शादी का बिजनेस चल रहा है आजकल। तो नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयां और वर्कशॉपों में काम की पाली कितने घंटे की होती थी? 15 घंटे तक खिंच जाती थी। जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डोमेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। सामाजिक स्तर पर क्या थे? मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों की ओर बस चुके थे। बट गए ना, कुछ तो क्या थे? अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे गांव के साथ, और कुछ शहरों में जाकर वहीं पर स्थायी रूप से बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के भीतर स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। क्या मानते थे खुद को? साहब, बाबू मैं तो साहब बन गया, साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों ने देखो क्या किया। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों ने औरतों की संख्या 21% थी। कितनी प्रतिशत थी औरतें? 21%। 31 है, सॉरी, कितना है? 31। ठीक कर लो इसको बच्चे। 31% थी औरतों की संख्या। लेकिन पुरुषों की मजदूरी के मुकाबले वेतन कम था। अगर पुरुषों से इनकी तुलना करी जाए तो वेतन कम था औरतों का, और मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनमें पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता है, एकदम साफ। देख लो, कैमरा लगा के देखो ऐसे करके। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाए, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन्होंने संगठन भी बनाए, लेकिन संगठन क्या थे? संगठन बहुत ना के बराबर थे, बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल कर देते थे। एकजुट होकर क्या कर देते थे? हड़ताल कर देते थे। 1896 से 97 के बीच कपड़ा उद्योगों में और 1902 में धातु उद्योगों में ऐसी हड़तालें काफी संख्या में आयोजित की गई। वे 1896-97 में 1896-97 में किसके बीच हुई हड़ताल? जमीन पर किसान खेती करते थे, तो खेती करते थे ना, किसान कहाँ करते थे खेती? जमीन पर करते थे।
अच्छा, ये 1896 और 97 में जो क्या हुई, हड़तालें हुई, ये तो ही कपड़ा उद्योग वालों ने करी, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। और 1902 में धातु उद्योग, 1902 में धातु उद्योग, धातु उद्योग, धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। भाई देहात में क्या था, देहात में देहाती होते हैं, देहात में क्या करते थे, किसान खेती करते थे, किसान खेती करते थे, आज भी करते हैं किसान खेती, तो आज भी की जाती है देहात में, और शहरों से ज्यादा देहात में खेती की जाती है। लेकिन विशाल संपत्तियों के सामंत राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, जैसे मजदूर बटे हुए थे, भाई मजदूर कुछ तो जो है गांव से संबंध बनाए हुए थे, लेकिन कुछ मजदूर शहर में स्थायी रूप से रहने चले गए थे, काम भी उनका वहीं हुआ और स्थायी रूप से शहर में ही बस गए थे। तो ऐसे किसान भी थे, किसान भी बटे हुए थे ऐसे ही। कैसे, किस में बटे हुए थे, देखो किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, किसान कैसे थे, बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, लेकिन आपकी तरह जो है क्या थे, आपकी तरह अंधविश्वासी नहीं थे, रूढ़िवादी ने हैं, अंधविश्वासी नहीं थे, क्या थे, धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों की बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। नवाबों को और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली थी, भाई नवाब थे, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है नवाबों की नगरी, लखनऊ को कहा जाता, ठीक है ना। और कौन थे, सामंत, कौन थे, सामंत। और हैसियत क्या थी, हैसियत से बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले मिली हुई थी। किसके, उनकी सेवा और निष्ठा के बदले मिली हुई थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी, यहाँ की स्थिति बिल्कुल भी कैसी, फ्रांस जैसी नहीं थी यहाँ की स्थिति। क्यों नहीं थी, क्योंकि मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान ना केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बकायदा लड़ाइयां भी की हैं। क्या की हैं, लड़ाइयां भी की हैं, फाइट भी की हैं। क्या की है, फाइट, जो लड़ेगा वही जीतेगा। और इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। रूस के किसान क्या चाहते थे, रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाजा से भिन्न थे। जहां के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपनी मीर को सौंप देते थे। किसको सौंप देते थे, अपनी मीर को सौंप देते, मीर को सौंप देते थे। क्या होता है, कम्यून। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। उनकी किसानों की जरूरत के हिसाब से उनको बांटता, जैसे जितना काम करते थे काम करने के हिसाब से पैसा बांटा जाता था, ऐसे ही जरूरत के हिसाब से जमीन बांटते थे। रूस में देखो, रूस में समाजवाद कैसा था, समाजवाद, समाजवाद किसमें, रूस में, रूस में समाजवाद क्या था। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। 1914 से पहले सभी पार्टियां कैसी थी, गैर कानूनी, फर्जी। 1914 से पहले, 1914 से पहले सारी राजनीतिक पार्टी कैसी थी, गैर कानूनी थी, इनलीगल, है ना। इनलीगल काम तो नहीं करता कोई यहां,
मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1998 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का क्या किया, इन्होंने गठन किया। और सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था, गैरकानूनी रूप संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। और इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया। उस अखबार ने क्या किया, अखबार के माध्यम से मजदूर संगठित हुए, एक साथ हुए और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। भाई मजदूर किस लिए इकट्ठा किए जाएंगे, मजदूर हड़ताल करने के लिए इकट्ठा किए जाएंगे और काम करने के लिए इकट्ठा किए जाएंगे। 15 घंटे का काम करेंगे और मजदूरी काम के हिसाब से नहीं मिलेगी, ऐसा ही है। इस पार्टी का देखो एक अखबार निकलता था और अखबार के जरिए किसानों को मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूस किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, जिस तरह समय समय पर क्या करते हैं, जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। कैसे, समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की प्रमुख शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देश के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे और 1900 में उन्होंने क्या किया, 1900 में उन्होंने भी एक पार्टी बनाई। 1900 में उन्होंने भी एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। और किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। क्या मानना था लेनिन का, लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है। जैसे आज हमारे भारतीयों में यूनिटी है यूनिटी, बोलो आपके अंदर यूनिटी है, आप एक दूसरे की टांग खींचते हो, है ना। यूनिटी नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ किसान अमीर थे, कुछ किसान मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इसी आपसी विभेद के चलते, इसी आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठनिक रणनीति क्या होती है, रणनीति के सवाल पर पार्टी के गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार का राजा शासित रूप से जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मानता था, क्या मानता था दूसरा खेमा, कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो अब देखो उथल पुथल हो गई ना, तो उथल पुथल के समय 1905 की क्रांति हुई। कौन सी हुई, उथल पुथल जब होने लगी तो 1905 के समय एक क्रांति हुई। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में ही जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जार जो था राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना करने के लिए क्या किया, सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। किसानों के बीच भी, मजदूरों के बीच भी बहुत तन मन धन से काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम में आधुनिकीकरण के समर्थक
जहीदियों, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में। कौन से? मुस्लिम बहुल्य इलाके, जहां पर मुस्लिमों की संख्या क्या होगी? जहां पर मुस्लिमों की संख्या अधिक होगी उसको बोलेंगे मुस्लिम बहुल्य राज्य या इलाके। का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों ने क्या किया? रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। रूस के मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की क्या आ गई? गिरावट आ गई। क्या आ गई? गिरावट आ गई 20% तक की। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई और 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा। कौन सी सभा? रूसी श्रमिक सभा। रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव, क्या लिखेंगे? प्यूतिलोव। लिख के दिखाऊं? अधप्पा प्यूतिलोव लिख लो। वह है, ये क्या है? वह प्यूतिलोव। आयरन वर्कर्स ने उनकी नौकरी से हटा दिया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का क्या कर दिया? ऐलान कर दिया। अब किसी मजदूर को आप हटाओगे तो ऐलान तो होगा ही, विरोध तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? हड़ताल भी होगी। अगले ही दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग ने 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए। 1,10,000 से ज्यादा मजदूरों के क्या किए? काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। भाई हड़ताल पर क्या होते हैं? हड़ताल पर मांग होती है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। है आपकी मांगे क्या है? बोलो, आपकी मांग है कुछ? हमारी मांगे पूरी करो। तो हड़ताल पर चले गए, आंदोलन का ऐलान छेड़ दिया। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जार का महल, विंटर पैलेस, कौन सा पैलेस? क्या करेंगे? लिखेंगे विंटर पैलेस। विंटर पैलेस, विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोलेक्स ने मजदूरों पर क्या कर दिया? हमला बोल दिया। और इस घटना से 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए, लगभग 300 मजदूर घायल हो गए और इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? खूनी रविवार। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि रविवार को घटी होगी ये घटना। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। जो 1905 की क्रांति हुई उसकी शुरुआत इसी खूनी रविवार की घटना से हुई। सारे देश में हड़ताल होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। भाई विद्यार्थी क्या करने लगे? अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे अपनी मांगे मनवाने के लिए। हैं? आप भी बहिष्कार करो, कर दो, मेरा क्या जाता है? नुकसान आपका होगा, है ना? मेरा कोई नुकसान होगा? अगर बहिष्कार करोगे तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है? खूनी रविवार से शुरुआत हुई थी 1905 की क्रांति की और विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। जब विद्यार्थी रह गए तो विश्वविद्यालय क्या झकले धनिया छीलेगा, है ना? विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियंस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? यूनियन ऑफ
यूनियंस की स्थापना की और 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। किसके गठन पर? ड्यूमा। ड्यूमा या परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन की अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से कम करने लगी। क्या करने लगी? अनाधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 75 डेज के भीतर ही पुनः निर्वाचित और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त हो जाए, एक सिग्नेचर बर्खास्त है। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं, कोई अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। किसको भर डाला? रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। बाहर का रास्ता दिखा दिया भाई। अच्छा, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य तो 1914 में 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दो गठबंधनों के बीच क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया। का 1914 एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। भाई युद्ध होगा तो दो पार्टियों के बीच होगा। एक पार्टी में कौन था? एक पार्टी में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। देखो वो रहा तुर्की, दिख रहा है? उधर देखो, उधर आपके पास भी मैप लगा हुआ है ना, तुर्की देखो, ऑस्ट्रिया देखो, दिख रहा है? इधर वाले वो देखेंगे, वो लगा हुआ है ना सामने मैप। इधर भी देखो, चारों तरफ मैप लगे हुए हैं आपके, दिख रहा है? ठीक है। तो एक पार्टी में ये थे और दूसरे खेमे फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे और इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, बहुत बड़े बड़े विशाल साम्राज्य थे। यूरोप के साथ साथ इस युद्ध के बाहर भी फैल गया था। यूरोप के साथ साथ इस युद्ध को जो है का यूरोप के बाहर भी फैला दिया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया, जिसका प्रारंभ कब हुआ? 1914 में हुआ। और इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। रूसियों का काफी समर्थन मिला इस युद्ध को। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जनता का समर्थन क्या होने लगा? कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर लिख दिया, क्या रख दिया? पेट्रोग्राद। रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन में था। कहा था? जर्मन में। जारीना, जार की पत्नी महारानी कौन? जारीना अलेक्सांड्रा, क्या नाम था? जालिना अलेक्सांड्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। क्या बना दिया?
और लोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चों पर चल रही लड़ाई पश्चिम मोर्चों की लड़ाई से भिन्न थी। देखो लड़ाई जो है कहां चल रही थी, एक तो चल रही थी पूर्वी मोर्चे पर, एक तो था पूर्वी मोर्चा, और दूसरा क्या कौन सा मोर्चा था, दूसरा मोर्चा था पश्चिमी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चा तो पूर्वी मोर्चे की जो लड़ाई चल रही थी और जो पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई चल रही थी, दोनों में क्या थी, भिन्न, दोनों ही भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह से जा चुके थे, मौत के मुंह में जा चुके थे, एकदम मर चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया और 1914 से 1916 के बीच तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 1917 तक भाई, 1914 में स्टार्ट हुआ, 1914 में स्टार्ट हुआ और 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। अब जगह नहीं होगी तो कैसे टिकेगा कोई, है कि नहीं? फासलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। देखो जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी कहां भारत में आकर हो गए, रह गए। अब उनके लिए सरकार को जो है, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, उनको काम दे, रहने के लिए जगह, खाना पीना सब उनका ध्यान रखे, है ना, सरकार का काम है ना। तो यहां भी शरणार्थी हो गए। इस हालात ने सरकार और जार दोनों को लोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। लड़ते लड़ते क्या तंग आ गए थे भाई, अब लड़ना नहीं है। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। देखो कहीं युद्ध होता है तो काफी चीजों पर बुरा असर पड़ता है, तो उद्योगों पर भी बड़ा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योगों तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। उस पर कब्जा किसने कर लिया था भाई, जर्मनी ने उस पर कब्जा करके बैठ गया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे और 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाली मर्दों को युद्ध में झोंक दिया जाता था, जो हट्टे कट्टे मर्द थे ना एकदम, है कैसे, मेरे जैसे हट्टे कट्टे एकदम बॉडी बिल्डर जैसे, खली जैसे, हाँ सरदार लंबे चौड़े, तो उनको युद्ध में झोंक दिया जाता था। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। भाई खाने की भी किल्लत पैदा हो गई, ऐसी कंडीशन हो गई थी। और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। क्या होने लगे? दंगे होने लगे। अब मार काट कटोट होने लगी रोटी खाने के लिए, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। सोचो आप जंगल में फंस जाएं और ना वहां खाने के लिए कुछ है, अब आपको जानवरों से ही बचना है और खाने का भी इंतजाम करना है। और इल्म तो इस बात का है कि आपको यही नहीं पता कौन से पेड़ पौधे जहरीले हैं, कौन से हमें खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। फल है ही नहीं, फल फ्रूट नहीं है, फूल पत्ती है, सिर्फ क्या है, फूल पत्ती है। तो सोचो, क्योंकि प्राचीन समय में
लोग जंगलों पर आश्रित रहते थे ना, जंगलों की चीजों पर, प्राकृतिक चीजों पर आश्रित रहते थे। तो देखो उस समय कितनी मुश्किल होती होगी कि उनको पहचानने में। क्यों? क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, उनको खाने से मौत भी हो सकती है ना। तो उनकी कितनी सटीक कैलकुलेशन होगी, है ना। अब सोचो संजीवनी बूटी, है ना, संजीवनी बूटी आप पहचान सकते हैं? हनुमान जी ने कहा मेरे को तो पता नहीं, भूल गए हनुमान जी। अब हनुमान जी भूल गए तो क्या करें, है ना। अब जब हनुमान जी जाते जाते, क्योंकि जब उनकी यात्रा में देखो कितनी परेशानी आई, हनुमान जी की यात्रा में कितनी परेशानी, कभी कोई मिला, कभी कोई मिला रास्ता रोकने के लिए, कभी कोई अपना उद्धार करने के लिए मिला, है ना, अपना उद्धार करने के लिए मिला। अब इस कसम में क्या हुआ, हनुमान जी भूल गए भाई संजीवनी बूटी कौन सी है, ढूंढे तो कौन सा ढूंढे। उन्होंने कहा अरे छोड़ो ना, पूरा पहाड़ी ले चलो। हाँ, पूरा पहाड़ी ले चलो, पूरा पहाड़ी उखाड़ के ले चले गए। उनको कौन रोकने टोकने वाला है ना, उनको कौन रोकने टोकने वाला है ना, पूरा पहाड़ी ले गए। चलो ठीक है, विदा देते हैं अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।